फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ER क्लासेस गरसाना के अंदर। तो अपने पढ़ रहे थे एसी परिपथ के बारे में। पिछले कुछ दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो मुझे कुछ काम था, तो इस कारण से वीडियो नहीं मिल पा रही थी। अब अपने वीडियो को रेगुलर करेंगे, तो जारी रख रहे थे। अपने पढ़ रहे थे एसी परिपथ के बारे में। अपने पढ़ रहे थे एसी परिपथ के बारे में और लास्ट तक पढ़ लिया था प्योर आर, प्योर एल और प्योर सी, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ और शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ के बारे में। आज इन तीनों को मिक्स करके पढ़ते हैं, आर एल परिपथ, आर सी परिपथ और आर एल सी परिपथ। तो तीनों को पढ़ेंगे, आर एल, आर सी और आर एल सी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले आर एल परिपथ के बारे में, प्रतिरोधी और इंडक्टिव परिपथ। ठीक है, आर एल परिपथ, आर एल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। पहला है आर एल परिपथ, मतलब रेजिस्टेंस भी हो और इंडक्टेंस भी हो। ठीक है, तो ये अपने पास आर एल परिपथ के बारे में पढ़ रहे हैं हमने। ये है अपने पास आर एल परिपथ। ठीक है, तो प्योर आर और प्योर एल के बारे में पढ़ा था। अब कोई भी सर्किट जो होता है वो प्योर इंडक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। ये रेजिस्टेंस जो है इसके कॉन्टैक्ट का प्रतिरोध को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये श्रेणी आर एल सी परिपथ के बारे में पढ़ रहे हैं, समांतर आर एल सी परिपथ के बारे में पढ़ें, अलग से पढ़ें। ठीक है, तो आर एल परिपथ के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर देखो कि इसके अंदर प्रतिबाधा जो होगी वो जेड जो होगी प्रतिबाधा। ठीक है, प्रतिबाधा इसके बराबर होगी, प्रतिबाधा के बराबर क्या होगा, प्रतिबाधा के बराबर क्या होगा। ठीक है, अब उसे पढ़ा था कि जेड बराबर आर होता है, जेड बराबर एक्सएल होता है, जेड बराबर एक्ससी होता है। अब इसमें आर और एल दोनों है। अब एल के लिए अपने एल का मात्रक तो होता है हेनरी और इसके लिए एक्सएल लिखते हैं, इसका मात्रक होता है ओम। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंडक्टेंस। तो एल के लिए अपने क्या लिखते हैं, एक्सएल लिखते हैं, और आर के लिए डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अपने आर लिखेंगे। तो देखो इसके लिए क्या लिखेंगे कि प्रतिबाधा किसके बराबर होती है, तो जेड बराबर क्या होता है, वर्गमूल के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ये आपको जानना है कि प्रतिबाधा के बराबर क्या होता है। इसके अंदर नंबर 1 पॉइंट है कि जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल का स्क्वायर। डायरेक्ट अपने एल नहीं रखेंगे, अपने क्या रखेंगे, एल के लिए एक्सएल निकालेंगे, उसका एक्सएल क्या होता है, प्रेरणिक प्रतिघात होता है। ठीक है, ये पिछली वीडियो में बता चुके हैं, एक्सएल क्या है, जेड क्या है, आर क्या है। ठीक है, तो प्रतिबाधा किसके बराबर है, प्रतिरोध और प्रेरणिक प्रतिघात के सदिश योग के बराबर है। ठीक है, जेड बराबर ये आ गया। इसके बाद देखो धारा निकालनी है आपको, आई इक्वल्स टू क्या करेंगे, वी अपॉन में जेड। तो ये नॉर्मल सी बात है, वी अपॉन में जेड करते हैं, जेड का मान निकालना है, प्रतिबाधा। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको वी टोटल वोल्टेज, तो यहाँ होगा वी आर और यहाँ होगा वी एल। प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज वी आर और इंडक्टर्स के सिरों पर वोल्टेज वी एल। टोटल वोल्टेज निकालनी हो तो कैसे करेंगे, तो ये सबसे अच्छा और टॉपिक है कि वी निकालना, टोटल वोल्टेज आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। ये ध्यान रखें। अपने क्या करते हैं, अपने को प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज दी होती है, अपने को इंडक्टर के सिरों पर वोल्टेज दी होती है, कुछ टोटल वोल्टेज बताओ क्या होगा। तो अपने का दोनों को जोड़ देंगे, डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, इस तरह से करके अपने को निकालना पड़ेगा। वी बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस में वी एल, इसका और इसका सदिश योग। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब बढ़ते अपने आगे 3 नंबर पॉइंट हो गया। उसके बाद उसने बात करते हैं पावर फैक्टर की बात, कि पावर फैक्टर क्या होता है, पीएफ। पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब देखो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में तो पावर फैक्टर क्या होता है। ठीक है, एक बंदे ने पूछा था, पिछले वीडियो के अंदर कमेंट किया था कि इन फेज के अंदर पावर फैक्टर क्या होता है। तो आप इन फेज देखिए, इन फेज में पावर फैक्टर क्या होता है। ठीक है, इकाई होता है, क्योंकि इन फेज प्रतिरोध के अंदर होता है और वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री। तो cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब आउट ऑफ फेज के अंदर बात कर रहे थे, आउट ऑफ फेज के अंदर 2 होते हैं, एक लैगिंग और एक लीडिंग। एक होता है लैगिंग और एक होता है लीडिंग। ठीक है, अब इन दोनों में पावर फैक्टर प्योर की बात करें तो प्योर में पावर फैक्टर इकाई होता है। ठीक है, प्योर में पावर फैक्टर क्या होता है, प्योर में पावर फैक्टर क्या, 0। ठीक है, प्योर इंडक्टर में और प्योर कैपेसिटर दोनों में पावर फैक्टर क्या होता है, 0 होता है। लैगिंग और लीडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, 0 इसमें लैगिंग पावर फैक्टर और इसमें लीडिंग पावर फैक्टर। लैगिंग के लिए इंडक्टर बोलते हैं और लीडिंग के लिए कैपेसिटर के लिए बोलते हैं। प्योर की बात करें तब पावर फैक्टर क्या होता है, 0, क्योंकि प्योर के अंदर थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, और एक आउट ऑफ फेज के अंदर 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो वहां पर cos 180 डिग्री आप निकाल लो और पता लगे पावर फैक्टर क्या होता है। cos 180 का मान ज्ञात करो, पावर फैक्टर आपको पता लग जाएगा, क्योंकि वहां पर करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो ये ध्यान रखें, जो किसी वीडियो में कमेंट किया था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इन फेज में क्या इकाई, आउट ऑफ फेज में प्योर के लिए बोलते हैं अपने
शून्य और प्योर नहीं है 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अब देखो आगे बात कर रहे थे, अब इसमें पावर फैक्टर अपने कैसे निकालेंगे आरएल सर्किट में पावर फैक्टर। तो आपको डायरेक्ट पावर फैक्टर निकालने के लिए अगर आपको जेड निकल जाए, ठीक है, आपके पास आर और एल का मान दिया हो तो cos थीटा बराबर आप आर बटा में जेड कर सकते हो, आर बटा में जेड। एक तो ये तरीका पावर फैक्टर डायरेक्ट निकालने का। और दूसरा तरीका क्या है पावर फैक्टर निकालने का कि आपको थीटा निकालना है। आप क्या ना थीटा निकाल, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स XL अपॉन में आर। यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो, XL का मान रख ले और अपॉन में आर, थीटा का मान निकल जाएगा। अब tan की लाइन में ये देखना मान कहाँ आएगा, tan की जो सारणी होती है उसमें आप ये मान देखें, थीटा का मान आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब थीटा का मान आने के बाद आप क्या रखोगे, cos थीटा रखोगे। यहाँ पर आप cos थीटा रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये मान आ जाएगा। ठीक है, पावर फैक्टर तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो और इस तरह से भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये ध्यान। अब बात करते हैं पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। इसमें पावर फैक्टर क्या होगा, इसमें पावर फैक्टर क्या लैगिंग ही होता है। इसमें पश्चगामी शक्ति बना के मिलता है, क्या मिलता है, पश्चगामी पावर फैक्टर मिलता है। ठीक है, पावर फैक्टर हमेशा क्या मिलेगा, पश्चगामी। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध की तरफ पावर फैक्टर का ही होता है और इंडक्टर में क्या होता है, पश्चगामी। अब दोनों साथ में आ गए तो थीटा का जो मान होगा, थीटा का जो मान होगा वो 90 डिग्री से तो क्या होगा, कम होगा, और 0 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा। मतलब थीटा जो होगा वो 90 से कम ही मिलेगा, आपको 0 से ज्यादा मिलेगा। तो थीटा का मान क्या होगा, लैगिंग में मिलेगा। ठीक है, तो पावर फैक्टर हमेशा क्या मिलेगा, आपको पश्चगामी मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। 90 डिग्री से एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री से क्या मिलेगा, आपको कम मिलेगा। आरएल परिपथ में जो एंगल मिलता है वो 90 डिग्री से क्या मिलता है, हमेशा आपको कम मिलेगा, ज्यादा नहीं मिल सकता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब अपने को ग्राफ बनाना समझना, तो ग्राफ से क्या समझेंगे कि ये अपने पास वोल्टेज है। ठीक है, ये अपने पास वोल्टेज है। अब प्रतिरोध के लिए जो करंट होगी, प्रतिरोध के लिए जो करंट होगी, ठीक है, वो क्या होगी, वोल्टेज की डायरेक्शन में होगी। तो ये वोल्टेज का हमने IR कर दिया। ठीक है, प्रतिरोध के लिए करंट। अब वही करंट इंडक्टर में जा रही है, लेकिन ये इंडक्टर के लिए क्या होगी, लैगिंग होगी। लेकिन अब इसके अंदर क्या है, प्रतिरोध भी है, तो लैगिंग के लिए अपने क्या रखते हैं, यहाँ कर लेते हैं। तो ये I, तो वोल्टेज करंट के बीच में एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री से क्या है, कम। और है क्या, ये पश्चगामी। पश्चगामी मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो पश्चगामी और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो अग्रगामी। ठीक है, ये आपको मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था, लैगिंग लीडिंग को अलग करके देखा था। यहाँ से देखें तो ये इनके बीच में ग्राफ बनता है। ये बातें आपको याद रखनी है कि प्रतिबाधा बराबर क्या होता है, धारा कैसे निकालेंगे, वोल्टेज का मान कैसे निकालते हैं, पावर फैक्टर के लिए याद रखें। एंगल से निकालना तो एंगल बता सकते हैं अपने। ठीक है, कि वोल्टेज करंट के बीच में एंगल बताओ तो एंगल यहाँ से थीटा का मान बता सकते हैं। थीटा पता है तो पावर फैक्टर भी अपने बता सकते हैं। पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, इसमें पश्चगामी होती है और थीटा का मान 90 डिग्री से आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपके पास है आरएल परिपथ के बारे में। इतनी बात आपको आरएल परिपथ के बारे में याद रखनी। ठीक है, तो ये आरएल परिपथ इतना ही है जो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है, वो इतना ही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चाहते तो ये जो प्रतिरोध है, ये चीजें, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और पावर फैक्टर की वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आरएल परिपथ के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपने पढ़ते हैं हम आरसी पर। इसमें हमेशा पावर फैक्टर आपको क्या मिलेगा, पश्चगामी मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा आपको, पावर फैक्टर पश्चगामी। लैगिंग मिलेगा 90 डिग्री से क्या मिलेगा, आपको कम मिलेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने आरसी परिपथ के बारे में। आरसी प्रतिरोध के और कैपेसिटर साथ में जुड़े और श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो ये प्रतिरोध जोड़ दिया और ये क्या जोड़ दिया, उन्होंने कैपेसिटर जोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ आपने दे देंगे स्क्वायर। तो ये आर और सी के लिए दे देंगे XC। ठीक है, अब XL XC का मान आपको बताया मैंने, XC कैसे निकालते हैं, 1/2 पाई FC मात्रक होता है। ये मैंने पहले देख चुके हैं, ध्यान रखें, पीछे की वीडियो को आप देखते रहें लगातार। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं आगे। इसमें देखो क्या होगा, प्रतिबाधा Z बराबर क्या होगा। अब इसमें Z बराबर क्या होगा, R² प्लस XC का स्क्वायर। और इसमें L नहीं XC है, R² उसमें XC²। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट, धारा के लिए वही I बराबर V/Z। I बराबर क्या होगा, V/, में क्या करेंगे, Z। ठीक है, तीसरा एक इसमें वोल्टेज निकालने में टोटल वोल्टेज, तो यहाँ VR होगा और यहाँ क्या होगा, VC। टोटल वोल्टेज कैसे निकालेंगे अपने, VR का स्क्वायर प्लस में VC का स्क्वायर, टोटल वोल्टेज निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पावर फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें पावर फैक्टर वही तरीका है, cos थीटा बराबर क्या करेंगे, R बटा में आप Z भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप थीटा का मान निकालोगे, थीटा का मान कितने निकालेंगे, थीटा बराबर tan इनवर्स। अब क्या लिखेंगे, XC अपॉन में क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्या करेंगे, XC अपॉन में क्या करेंगे आप। ठीक है, थीटा का मान आ जाएगा। अब ध्यान रखें, इसमें भी थीटा की जो वैल्यू होगी 90 डिग्री से क्या मिलेगी आपको,
कम मिलेगी, लेकिन क्या मिलेगा अग्रगामी पावर फैक्टर मिलेगा, लीडिंग मिलेगा पावर फैक्टर। ध्यान रखिए आप, थीटा का मान लीडिंग से कम मिलेगा लेकिन अग्रगामी मिलेगा। ठीक है, कैसे ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज बनाएंगे तो यहाँ पर आई आर के लिए करंट आ गई, लेकिन जो आई सी के लिए करंट होगी वो क्या होगा, हमेशा आपको यहाँ मिलेगी। तो यहाँ आई सी मिलेगा लेकिन प्योर 90 डिग्री आपको नहीं मिला। थीटा का मान क्या आया, 90 डिग्री से क्या मिला आपको, कम मिला, लेकिन क्या मिला, अग्रगामी मिला। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, आर सी परिपथ होगा। आर एल, आर सी और आर सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही इजी भी है। ठीक है, अब नॉर्मल से देखें तो आपको याद हो जाएगा। तो ये थीटा का मान ध्यान रखें, पावर फैक्टर ध्यान रखें, एंगल कैसे निकालते हैं वो ध्यान रखें, और ये आर सी परिपथ के बारे में। अब पढ़ते हैं आर एल और सी परिपथ के बारे में, तीनों को मिलाते हैं आर एल सी श्रेणी परिपथ के बारे में। अब हमारे पास है आर एल सी परिपथ, आर एल सी तीनों को मिलाया। ठीक है, अब आर में प्रतिरोध भी आएगा, इंडक्टर भी आएगा और कैपेसिटर भी आएगा, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दी और यहाँ पर मैं क्या कर दी, माइनस। ये आर, ये एल और ये सी, एल के लिए एक्स एल लिखेंगे, सी के लिए क्या लिखेंगे, एक्स सी लिखेंगे। यहाँ के लिए वी आर होगा, यहाँ वी एल होगा और यहाँ क्या होगा, वी सी होगा। ठीक है, यहाँ टोटल वोल्टेज है। तो इसके लिए प्रतिबाधा क्या होगा, इसके लिए प्रतिबाधा को जेड। ठीक है, अब देखो यहाँ जा रहे हैं आपको आर स्क्वायर प्लस, अब देखो क्या लिखेंगे, एक्स एल भी है और एक्स सी भी है। ठीक है, तो एक्स एल एक्स सी का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस लगा होता है। अब देखो कई बार माइनस, कई बार ये वेवफॉर्म का निशान होता है। ठीक है, इसका मतलब है जो भी बड़ा होगा, चाहे एक्सएल बड़ा हो चाहे एक्सी बड़ा हो, माइनस होकर अपने प्लस में आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखें, फिर जब हम एक्सएल माइनस एक्सी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें से दो भी बड़ा होगा माइनस करके डायरेक्ट आप लिखोगे, माइनस आए तो भी स्क्वायर होकर क्या आ जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखें, प्रतिबाधा। ठीक है, आई निकालनी हो तो बी बटा में क्या कर सकते हैं, अपने जेड कर सकते हैं। 2 नंबर, 3 नंबर आपको क्या निकालना है, इसके लिए पावर फैक्टर पीएफ निकालो। तो एक तो आर बटा में आप जेड करके पावर फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा आपको एंगल निकालना है, थीटा का मान निकालो। थीटा बराबर क्या करेंगे, tan इनवर्स। ठीक है, अब देखो आर एल सी तीनों आ गए, तो ऊपर क्या करेंगे, एक्सएल माइनस एक्स सी, ऊपर तो माइनस करेंगे, मतलब ये वाला टर्म ऊपर रखेंगे, एक्स वाला टर्म प्रतिघात की टर्म ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो नीचे क्या रखेंगे, प्रतिरोध, तो यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, अब थीटा का मान लैगिंग और लीडिंग दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा एल और सी के मान पर। अगर एक्सएल का मान ज्यादा है, ठीक है, तो पश्चिगामी होगा, एक्स सी का मान ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, अग्रगामी। ठीक है, वो बताऊंगा कैसे होगा, तो ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखा कि वोल्टेज के बारे में V बराबर क्या लिखेंगे, वी आर का स्क्वायर वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर और V बराबर, तो वोल्टेज के लिए था जो यहाँ लिखना था वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, अगर इसके अंदर देखो क्या मान आ रहा है, अगर एक्स एल बराबर एक्स सी आ रहा है, पहला पॉइंट ध्यान रखें, यदि एक्स और एक्स सी का मान बराबर आ रहा है तो पावर फैक्टर क्या होगा, तो पावर फैक्टर क्या होगा, इकाई होगा, तो पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिट होगा, क्योंकि जेड बराबर केवल आर ही रहेगा। दूसरा पॉइंट, यदि एक्स एल का मान ज्यादा है एक्स सी से, ठीक है, तो पावर फैक्टर क्या होगा, पश्चगामी होगा, क्या होगा, पश्चगामी, लैगिंग होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, पावर फैक्टर क्या होगा, पश्चगामी। तीसरा, यदि एक्स सी का मान ज्यादा और एक्स एल का मान कम है तो पावर फैक्टर क्या होगा, अग्रगामी। ये आपको ध्यान, तो ये 3 कंडीशन है, ध्यान रखें। जब बराबर हो तो यूनिटी पावर फैक्टर, जब एल का मान ज्यादा हो तो पश्चगामी और सी का मान तो अग्रगामी। तो ये आर एल सी परिपथ के बारे में आपको याद रखना है, ध्यान से अपने प्रॉपर नोट्स तैयार करें। अब लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, अपनी तैयारी जारी रखें। लाइनमैन की वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो वैकेंसीज भी जल्दी आ जाएंगी। अपनी तैयारी को रेगुलर रखें, राजस्थान जीके को पढ़ते चलें, टेक्निकल हेल्पर के लिए और भी वैकेंसीज है, DFCCL की वैकेंसी है, तो उसे सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने नोट्स को प्रॉपरली तैयार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।